हेलो क्लास 12 वालों। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए जो है लगातार ये हमारा 5वां दिन है, राइट, जहाँ पे हम लोग नए टॉपिक को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक है पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। हमारे देश में जो पंचायत, जो अभी हमारे देश में रूरल एरिया में काम करता है, ये पंचायत राज सिस्टम जो है, ये आइडिया कैसे आता है और ये कब जो है भारत में पूरे तरीके से पूरे देश में क्या होता है, लागू होता है, इसको हम लोग पूरे डिटेल में जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आप लोग जो है हमसे जुड़े नहीं हो तो कमेंट और आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मेरा वीडियो आपको रेगुलर आपके जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात आता है पंचायत। तो पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, ये जो पंचायत राज सिस्टम है इन इंडिया, भारत में जो है ये जो पंचायत राज सिस्टम है, ये कैसे शुरू होता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात आता है कि पंचायत राज सिस्टम क्या है। देखिए, पंचायत राज सिस्टम वो बेसिकली क्या है, हमारे देश में पंचायत राज व्यवस्था, यानी कि जो हमारे समाज में ग्रामीण अंचल है, उन ग्रामीण अंचल के विकास के लिए जो है पंचायत राज सिस्टम यानी पंचायत सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश किया गया, ताकि हमारे जो ग्रामीण अंचल है उनका भी विकास हो शहर के साथ। यानी कुल मिलाकर बात बताया जाए तो यहाँ पे बात आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले होता है, ये मान लो भारत है, भारत को देखरेख करने का जिम्मेवारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरे देश को चलाना। अब एक व्यक्ति और एक सरकार पूरे देश को क्या कर सकता है, पूरे देश के हर एक क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक स्टेट का क्या होता है, अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जो अपने अपने राज्य का क्या करते हैं, विकास करने का काम करते हैं। अब बात होता है कि अब एक जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है, उस एक स्टेट में कितने जिले होते हैं और कितने सारे शहर और गांव होते हैं। तो गांवों का विकास करने के लिए जो है हमें एक अलग सा तरीका अपनाना पड़ता है, ताकि गांव की समस्या शहर की समस्याओं से क्या है, अलग है। तो गांव की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ ग्रामीण तरीके का ही हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम और ऑथोरिटी लगाना पड़ेगा, ताकि उसका विकास कर सके। तो हमारे देश में कहा गया कि गांवों का भी जल्दी से विकास हो, इसके लिए हम गांवों को भी कुछ पावर देना पड़ेगा, गांव में भी कुछ ऐसा शक्ति और ऐसा कोई मतलब सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे गांव का भी वो विकास करे। तो इसके लिए क्या किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अपने अपना अब गांव जो है अपना विकास खुद करेगा, इसके लिए गांव को पावर दिया गया और कुछ सिस्टम बनाया गया। तो यही आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वयं शासन। स्व शासन का मतलब क्या होता है, स्व शासन मतलब जहां पे खुद ही सेल्फ गवर्नेंस होता है, जहां पे खुद ही गांव के लोग आते हैं और गांव के लोग जो है अपने बैठकर जो है गांव की जो समस्याएं हैं और गांव के जो भी इश्यूज है, उस इश्यूज को बैठकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये उनको पावर दिया जाएगा तब ना सॉल्व करेंगे। तो इसी का एक प्रयास किया गया कि पूरे देश में और पूरे हर एक ग्रामीण क्षेत्र का उन्नति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की न्याय देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक भी प्रजातंत्र को क्या करना, पहुंचाना, जन जन तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहुंचाने के लिए ही एक कदम उठाया गया। और इसी कदम को कहा गया पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे ग्रामीण अंचलों को भी ये पावर दिया गया कि आप अपने ग्रामीण समस्याओं को खुद ही क्या करो, डेमोक्रेटिक तरीके से सॉल्व करो। इसका पंचायत राज सिस्टम का अगर बात किया जाए तो हमारे देश में पंचायत राज सिस्टम कि हमारा जब संविधान बनाया गया तो उस समय पंचायत राज सिस्टम के बारे में डीपीएसपी का आर्टिकल 40 क्या बताता है, आर्टिकल 40 कहता है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी पंचायत के बहुत बड़े समर्थक थे और यही कारण है कि गांधी का आइडिया को जो है हमारे संविधान के डीपीएसपी में डाला गया, जहां पे कहा गया कि जब देश को
जब देश इस स्थिति में आ जाए कि उसके पास अच्छा धन हो जाए, खजाना हो जाए, तो देश क्या करे, पंचायत व्यवस्था को लागू करे, यानी गांव को शक्ति दे, ताकि गांव भी जो है अपने समस्याओं और अपने अंचलों का क्या करे, विकास करे। क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब ग्रामीण अंचल का भी क्या होगा, विकास होगा। खाली शहर का विकास कर देने से भारत कभी विश्व गुरु और भारत कभी बेहतर देश नहीं बनेगा। साथ साथ भारत में ग्रामीण अंचल भी है, यानी गांव अंचल भी है, और गांव देहात को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए पंचायत सिस्टम यानी विलेज पंचायत का बात कहा गया था। यानी आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। राज्य को क्या करना चाहिए, एक विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत बनाना चाहिए, जो एक गांव के लिए क्या करेगा, काम करेगा। गांव के लोगों को ही लेकर, वहां के लोगों को ही लेकर वहां के विकास के लिए और वहां की समस्याओं को सुधारने के लिए राज्य को यानी सरकार को क्या करना चाहिए, ये विलेज पंचायत को बढ़ावा देना चाहिए। यहीं से स्टार्ट होता है आइडिया विलेज पंचायत का और ग्राम पंचायत का। लेकिन ये डीपीएसपी का पार्ट है, जब तक इसको सरकार क्या करे, लीगल तरीके से पास ना करवा दे पार्लियामेंट से, तब तक विलेज पंचायत जो है केवल किताबों में रहेगा और पेपरों में रहेगा, जमीन पे कभी नहीं दिखेगा। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब सरकार इसको कानूनी मान्यता दे और पूरे देश में इसको कानून बनाकर लागू करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। पंचायती राज सिस्टम को सरकार कब संवैधानिक दर्जा दे दे कानून पास करके, उसके बाद ये पूरे देश में जो है लागू किया जाएगा और देश में इसको बनाया जाएगा। हालांकि इस डीपीएसपी के बाद जो है, तो एक बात यहाँ पे कि जो पंचायत है वो गांधीयन फिलॉसफी है, यानी गांधी का दर्शन से आया हुआ है विलेज पंचायत। गांधी सबसे पहले समर्थक थे कि गांव की समस्या को हल करने के लिए गांव को ही पावर दिया जाए, यानी कि ग्राम पंचायत बनाया जाए, जो ग्राम पंचायत गांव के समस्याओं को गांव के लोगों के साथ मिलके ट्रेडिशनल तरीके से जो है उन समस्याओं को सॉल्व करे, और साथ ही साथ गांव को भी जो है बाकी सारे जो बुनियादी चीजें हैं उसको पहुंचे, ताकि वो भी क्या करे, विकसित हो। उसके बाद पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायत के बारे में जो है अगर बात किया जाए, तो आजादी के बाद एक कमीशन है, जिस कमीशन का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमेटी बनाया गया 1957 में। कब बनाया गया, 1957। 1957 में क्या होता है, एक कमेटी बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा पंडित नेहरू के अध्यक्षता में, यानी पंडित नेहरू के अध्यक्षता में नहीं, लेकिन जब पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे एक कमेटी बना, जिस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी का नाम इसलिए बलवंत राय मेहता पड़ा क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता, इसलिए इनके नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ गया बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ये कमेटी बनकर तैयार होता है 1957 में। ये कमेटी क्यों बनाया गया था, ये कमेटी बनाया गया था कि हमारे देश में जो है गांव और ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, गांव को हम लोग कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कमेटी एक रिपोर्ट देता है और बोलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये कमेटी क्या करता है, अपना सुझाव देता है, कहता है कि शक्ति को बांट दे, यानी गांव तक शक्ति अगर पहुंचा दिया जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट है जो पूरे राज्य के लिए काम करता है, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शक्ति को क्या किया जाए, बांट दिया जाए ग्रामीण लेवल तक, यानी गांव से लेके जिला तक जहां ग्रामीण अंचल है वहां पे क्या किया जाए, 3 टायर पंचायत सिस्टम लाया जाए। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी कहता है कि 3 टायर पंचायत सिस्टम लाया जाए। क्या लाया जाए, 3 टायर पंचायत सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम, 3 टायर
पंचायती राज सिस्टम लाया जाए, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति हो और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत हो। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के हाथों एक डिस्ट्रिक्ट में 3 टायर बनाया जाए और ये 3 टायर में जो है शक्ति को बांट दिया जाए गांव, यानी एक गांव तक। तो यहां पे बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट से पूरे गांव तक क्या किया जाए, बांट दिया जाए और 3 स्तर पे 3 अलग अलग तरीके का क्या किया जाए, पंचायत बनाया जाए। एक जो गांव लेवल पे काम करेगा वो होगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जो काम करेगा होगा पंचायत समिति और जिला स्तर पे जो काम करेगा वो होगा जिला परिषद। ये फर्स्ट टाइम 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। अब ये जो रिकमेंडेशन आया कि हमें शक्ति को विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, यानी जब तक हम पावर, स्टेट का पावर जब तक बांटे ना और डिस्ट्रिक्ट से नीचे गांव तक जब तक ना बांटे, तब तक गांव का विकास और ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पे जो रिपोर्ट दिया गया, इस रिपोर्ट को बहुत सारे देशों, बहुत सारे हमारे राज्यों ने क्या किया, अपनाया। इसी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 का जो रिपोर्ट आया 3 टायर पंचायत राज सिस्टम का जो बात किया, ये सबसे पहले राजस्थान में क्या किया गया, यानी राजस्थान पहला स्टेट है जो 1957 में अपने ग्रामीण अंचलों में 3 टायर सिस्टम अपनाया, यानी पंचायत राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। पंचायत राज व्यवस्था को लागू करके तीनों स्तर पे जो है क्या किया, 3 पंचायत का निर्माण किया। जिला परिषद जिला लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत गांव पे। समझ में आया? तो इस तरीके से शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और ये सबसे पहले ग्रामीण पंचायत यानी पंचायत राज सिस्टम कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले अपनाया, तो राजस्थान। कब अपनाया? 1957। एक और राज्य अपनाया, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये भी कब अपनाया? 1959। हालांकि इसको, इस रिकमेंडेशन को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया, पूरे देश में जो है लागू नहीं किया गया, यानी पार्लियामेंट में इस रिकमेंडेशन को सरकार जो है पास नहीं करवाया। राइट। उसके बाद क्या होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद एक और कमेटी आता है, जिस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम है? अशोक मेहता कमेटी। कौन सा कमेटी है? अशोक मेहता कमेटी। अब ये अशोक मेहता कमेटी कब आता है? 1977। अशोक मेहता कमेटी, इस कमेटी का नाम अशोक मेहता इसलिए पड़ता है क्योंकि अशोक मेहता जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इस कमेटी का नाम भी उनके नाम पे पड़ गया, अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी का भी मेन बनाने का क्या उद्देश्य था? इस कमेटी का भी बनाने का मेन उद्देश्य था जनता पार्टी के द्वारा, जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का सरकार क्या होता है, खत्म हो जाता है और उसके बाद नया सरकार जनता पार्टी का बनता है 1977 में, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो एक नए सिरे से पूरे देश के ग्रामीण अंचल को विकास के लिए जो है वो एक बार फिर से एक नया कमेटी तैयार करते हैं, जो कमेटी प्रॉपर रिकमेंडेशन दे पाए कि क्या करने से ग्रामीण अंचल का भी क्या होगा, विकास होगा और कल्याण होगा। तो ये कमेटी 1977 में बन के आता है, 1978 में अपना रिपोर्ट देता है और ये कमेटी सजेस्ट करता है कि 2 टायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 टायर पंचायत राज सिस्टम। 2 टायर पंचायत राज सिस्टम, यानी 3 टायर नहीं होना चाहिए। 3 स्तर पे जो है शक्ति बांटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि 2 ही स्तर पे होना चाहिए। एक होना चाहिए जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए जिला परिषद और एकदम ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए ग्राम पंचायत। क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत।
ये होना चाहिए ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, यानी वो ब्लॉक लेवल को क्या करता है, नहीं मानता है। जिला परिषद और ग्राम पंचायत ये दो ही टू टायर होना चाहिए। ये सजेस्ट किया गया अशोक मेहता कमेटी 1977 के द्वारा, जहां पे जिला परिषद को सबसे ज्यादा पावर दिया गया और कहा गया कि जिला परिषद के पास ही सारा पावर होगा, प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग और डेवलपमेंट का सारा जिम्मा जिला परिषद का होगा, ग्रामीण स्तर का। उसके बाद एक और कमेटी आता है, इस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी आता है। उसके बाद एक और कमेटी आता है जिस कमेटी का नाम है जीवीके राव कमेटी। क्या नाम है, जीवीके राव कमेटी। ये कमेटी बनकर तैयार होता है 1984 में। जीवीके राव कमेटी जो है 1986 में बनकर तैयार होता है, सॉरी, जीवीके राव कमेटी जो है वो 1986 में क्या होता है, बनकर तैयार होता है। ये जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उस टाइम पे ये बनकर तैयार हुआ था, और ये कमेटी बनाया गया था कि एक प्रॉपर तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर बताया जाए कि जो हम लोग गांव को और ग्रामीण अंचलों को जो विकास करने का हम लोग सोच रहे हैं उसका एक ढांचा क्या होगा जिसके माध्यम से जो है ग्रामीण अंचल का विकास होगा। हालांकि ये भी क्या करता है, रिपोर्ट अपना सौंपता है 1986 में, लेकिन ये जीवीके राव जो कमेटी है इसका रिपोर्ट उतना ज्यादा मायने नहीं किया जाता है उस टाइम पे। उसके बाद और भी बहुत सारा क्या होता है, एक तो और कमेटी आता है लिंगवी कमेटी, का नाम क्या है, एलएम सिंघवी। एक और कमेटी आता है एलएम सिंघवी, ये भी कमेटी आता है 1987 में, 1986 में, ठीक है। जीवीके राव कमेटी 1985 में आता है, ये कमेटी आता है 1986 में। ये भी कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपता है। आखिरी में क्या होता है, ये इतना सारा रिकमेंडेशन देने के बाद फाइनली देश के प्रधानमंत्री 1989 में राजीव गांधी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 64th अमेंडमेंट एक्ट लाया, राइट। 64th अमेंडमेंट एक्ट बिल पार्लियामेंट में क्या करते हैं, पेश करते हैं, यानी एक बिल लाते हैं 64th अमेंडमेंट एक्ट, जिस बिल के माध्यम से ये पंचायती राज व्यवस्था को भारत में क्या करना चाहते थे, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संसद में पेश करते हैं। ये संसद में जाने के बाद लोकसभा में पास हो जाता है बिल, लेकिन जैसे ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में भारी इसका क्या होता है, मतलब विरोध होता है, और विरोध के कारण ये पास नहीं हो पाता है। यानी राजीव गांधी भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, राइट, संवैधानिक दर्जा देकर, लेकिन राज्यसभा में भारी आलोचना होने के कारण और विरोध होने के कारण इसका वो क्या होता है कि पास नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1989 में ही एक नया प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को, राइट, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, संविधान के कानून के माध्यम से संसद में पास करके। ये भी जब पास करवाते हैं तो ये जैसे ही पास करवाने जाते हैं तब तक इनका सरकारें गिर जाता है, जिस कारण ये जो बिल होता है वो लैप्स हो जाता है, यानी ये बिल भी क्या होता है, तबादला हो जाता है, यानी बिल भी रद्द हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली 1991 में एक नए देश के प्रधानमंत्री बने वीपी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इनका नाम क्या था, पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 यानी कोल्ड वॉर के बाद ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये फाइनली क्या करते हैं, एक बिल लाते हैं जिस बिल का नाम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये बिल क्या करते हैं, लाते हैं और बिल पेश करते हैं, और फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो ये बिल फाइनली पूरे दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, और उसके बाद जो है ये सभी राज्यों में भेजा जाता है, जिसमें से उस समय के टोटल जितने भी राज्य थे 18 स्टेट, 18 से 19 स्टेट क्या करते हैं, इस बिल का समर्थन करते हैं, जिसके बाद से ये बिल क्या होता है, संविधान में अब जोड़ दिया जाता है और लीगल बन जाता है। इसको आगे हम समझाते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि इतना मेहनत के बाद जो है और इतना
लंबा समय के बाद क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव इस बिल को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिला पाते हैं। और अब क्या होता है, ये बिल पास होता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। हालांकि ये बिल 1992 में पास होता है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब लाया गया, 1992 में। अब बात करते हैं कि ये जो बिल बना, इस आधार पे पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले ये बिल क्या करता है, ये बिल सबसे पहले एक न्यू पार्ट बनाता है। भारत का संविधान का जो भाग है, यानी पार्ट 9, पार्ट 9 में क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। याद रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत के कौन से भाग में जोड़ा गया, तो भारत के पार्ट 9 में जोड़ा गया। उसके बाद एक नया शेड्यूल बनाया गया, राइट, एक नया शेड्यूल बनाया गया और एक नया सूची बनाया गया। और कौन सा सूची है, 11th। कौन सा सूची है, 11th। याद रखना, कौन सा भारत के कौन सा संविधान के कौन से शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, 11th, है ना। अच्छा, कितने से कितने आर्टिकल तक जो है पंचायत के बारे में बताया गया है, वो बताया गया 243 टू 243 टू 243 ओ, 243 टू 243 ओ, यानी 243 से लेके 243 ओ तक केवल किसके बारे में बताया गया है, केवल बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। समझ में आया, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में ही जो है बताया गया 243 टू 243 ओ। उसके बाद अगर बताया जाए, तो 243 जी में 29 ड्यूटी बताया गया है कि पंचायती व्यवस्था, यानी हर एक जो पंचायत है उसका 29 काम है अपने क्षेत्र को लेकर। यानी पंचायत, जितने भी पंचायत है उन सभी का काम क्या है, 29 ठो काम है। ठीक है, तो आप भी अगर आप पंचायत में आते हो तो आपका जो पंचायत राज व्यवस्था है उसके तहत वहां के जो अथॉरिटी है, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, उसका 29 काम होता है। वो हम आगे बताएंगे 29 काम में क्या क्या होता है। तो ये एक देखा गया कि फाइनली 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या करता है, गिव प्रैक्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द विलेज पंचायत राज सिस्टम। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसके बाद क्या क्या होता है, ये एक्ट जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट, ये एक्ट क्या करता है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी था उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया। यानी केवल हम लोग क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, है ना, उसको पूरे तरीके से पार्टिसिपेटरी बना दिया। दूसरा, डेमोक्रेसी यानी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उस प्रजातांत्रिक प्रणाली को इस एक्ट ने क्या किया, जमीनी स्तर तक लेकर गया। यानी जो प्रजातांत्रिक जो शक्ति होता था वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक ही होता था। जहां पे जनता चुनकर भेजते थे तो राज्य चलाते थे, और जनता चुनकर भेजते थे तो देश चलाते थे। पहला बार हुआ कि गांव के ग्रामीण विकास के लिए गांव के लोग ही चुनकर अपने पाड़ा में से किसी एक को बनाते थे जो गांव के समस्या को क्या करता है, सॉल्व किया गया। इसको कहा गया कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे क्या किया गया, इंश्योर किया गया। अब इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट में अब क्या क्या होता है, तो सबसे पहला चीज होता है 3 टायर सिस्टम, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। यानी 3 टायर पंचायत राज सिस्टम को क्या किया गया, पूरे देश में इंश्योर किया गया।
अब ये 3 टायर पंचायत राज सिस्टम जो है, इसमें 3 टायर बनाया गया कि गांव और ग्रामीण अंचल का विकास के लिए 3 को क्या होगा, टायर बनाया जाएगा। सबसे पहला जो टायर होगा वो सबसे ऊपर होगा जिला परिषद। क्या होगा, जिला परिषद, जो किस लेवल पे काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, यानी जिला स्तर पे जिला परिषद बनाया गया। दूसरा, जिला स्तर पे यानी जिला में विकास करने का काम कौन देखेगा, जिला परिषद। उसके बाद बोला गया पंचायत समिति। दूसरा कौन सा टायर बनाया गया, पंचायत समिति। अभी पंचायत समिति कहां पे काम करेगा, ब्लॉक लेवल, यानी गांव में जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल पे काम कौन करेगा, पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा टायर है, सबसे ग्रास रूट लेवल पे, पहला प्राथमिक कौन सा टायर है, अब ये आता है विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायत। इसको क्या कहा गया, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत कहां पे काम करेगा, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे मतलब गांव में ग्राम पंचायत काम करेगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति काम करेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद काम करेगा। ये तमाम चीज जो है यहाँ पे इसी एक्ट के द्वारा जो है 3 तरीके का पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया। एक सबसे पहला जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत, जो गांव में काम करेगा। एक गांव के लिए ग्राम पंचायत काम करेगा। ब्लॉक स्तर पे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्तर, उस स्तर पे जो है पंचायत समिति काम करेगा। और जिला स्तर पे जिला परिषद काम करेगा। समझ में आया? अब बता दे रहे हैं कि एक तो बताया गया 3 टायर पंचायत राज सिस्टम काम करेगा। अब दूसरा इस एक्ट का सबसे बड़ा फीचर्स क्या है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्रिएटेड ग्राम सभा। ये क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा मतलब एक ग्राम सभा का निर्माण किया गया। अब ये ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा एक मैंडेटरी और एक कंपल्सरी संगठन बनाने का बात कहा गया विलेज लेवल पे, कि एक गांव, जिस गांव के जितने भी जो एलिजिबल वोटर हैं, यानी जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो सभी कोई जो है मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करेगा। और वो ग्राम सभा क्या करेगा, उस ग्राम का, उस गांव का और उस अंचल का क्या करेगा, विकास करने का काम करेगा। ग्राम सभा इज बेसिकली is an organization, right, which formed of the eligible voters of the particular village। यानी एक गांव के जितने भी योग्य वोटर और मतदाता हैं, उनको लेकर ही जो है एक ग्राम सभा का निर्माण हुआ। इसी को यहाँ पे कहा जाता है ग्राम सभा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है टेन्यूअर, जिसको हम लोग कहा जाता है टेन्यूअर। यानी जो पंचायत राज सिस्टम है उनका ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कार्यकाल क्या होगा, तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो कार्यकाल होगा वो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, तीनों का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। कितना होगा, 5 इयर्स। कितना होगा, 5 इयर्स। कितना होगा, 5 साल। सबका क्या होगा, 5 साल कार्यकाल होगा। चाहे पंचायत समिति के आप सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य हो। एक बार अगर चुनकर आ गए तो कितने साल तक अपने पद पे रहोगे, 5 साल तक। तो यही यहाँ पे हम लोग लिखे 5 इयर्स तक क्या होता है, एक कार्यकाल होता है। हालांकि 5 साल के बाद जैसे ही क्या होता है कि 5 साल खत्म हो गया, 6 महीना के बाद, है ना, 6 महीना के पहले इलेक्शन फिर से हो जाना चाहिए। चौथा फीचर्स क्या है, चौथा फीचर्स है रिजर्वेशन। इसमें रिजर्वेशन का भी बात किया गया। क्या बात किया गया रिजर्वेशन का, इसमें बात किया गया कि 1/3 रिजर्वेशन, यानी पंचायत में
किसी भी स्तर के पंचायत में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, हर स्तर पे 33.5% यानी 1/3 सीट रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी। यानी जिस गांव में ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है या जिला परिषद है, तो उसके कुल सीट में 1/3 यानी उसका 33.5 भाग किसके लिए सुनिश्चित रखा जाएगा और आरक्षित रहेगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं। समझ में आया? अब यहां पे क्या बोला गया? अब यहां पे बोला गया इलेक्शंस कैसे होगा? बोला गया कि ये तीनों जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, है ना, जितने भी जो सदस्य हैं और जो इसके चेयरमैन हैं, उनका चुनाव कौन करवाएगा? यानी ग्राम पंचायत यानी पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा? तो पंचायत का चुनाव करवाने के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग, जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, जिसके सदस्यों को गवर्नर नियुक्त करते हैं। और यही स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट लेवल पे काम करता है, उसका काम होता है पंचायत का चुनाव को क्या करना? कंडक्ट करवाना। इसके बाद फीचर्स क्या होता है? इसके बाद फीचर्स होता है कि मेंबर्स एंड चेयरमैन। देखो, ये जो तीनों स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके जितने भी सदस्य आएंगे, जितने भी जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, चाहे पंचायत समिति के, चाहे जिला परिषद के, तीनों सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। यानी डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर जो है उन्हें बनाएंगे। यानी जितने भी जो 3 स्तर के जो मेंबर हैं, राइट, वो तीनों स्तर के जो मेंबर सदस्य हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर आएंगे, यानी दे आर इलेक्टेड, है ना, वो लोग इलेक्टेड आएंगे। सिवाय चेयरपर्सन, चेयरमैन का नियुक्ति जो है वहां पे जीते हुए जितने भी मेंबर है वे आपस में मिलकर क्या करेंगे? चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे। वहां पे इलेक्टेड नहीं होता है, वहां पे होते हैं नॉमिनेटेड एंड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। यानी वहां पे जो चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के, पंचायत समिति के और ग्राम पंचायत के, इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। जैसे हम आपको समझा दें, जैसे हम यहाँ पे बताएं कि इन तीनों जो स्तर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है और जो विलेज लेवल पे है, इसका चेयरमैन कौन होता है? जैसे जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो होता है, कौन होता है? सभाधिपति। कौन होता है? सभाधिपति होता है। वहीं पे जो पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है वो होता है सभापति। कौन होता है? सभापति। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? सभापति। और वहीं पे जो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो होते हैं सरपंच, नहीं तो प्रधान। कौन होते हैं? प्रधान, नहीं तो मुखिया। अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। सरपंच बोलो, प्रधान बोलो, नहीं तो मुखिया बोलो। ये सभी के सभी क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। जैसे फिर से एक बार बता दें आपको, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, यानी राजनीतिक हेड कौन होता है? सरपंच होता है या प्रधान होता है या मुखिया होता है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसलिए हम सब लिख दिए। अच्छा, पंचायत समिति का जो ब्लॉक लेवल पे काम करता है उसका चेयरमैन कौन होता है? सभापति। और वही जो जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है उसका हेड कौन होता है? सभाधिपति। एक पंचायत समिति का हेड को सभापति और जिला परिषद के हेड को सभाधिपति।
अब आते हैं, ये तो हो गए पॉलिटिकली इलेक्टेड, यानी जनता के द्वारा जो चुन कर आए हैं, उनमें सारे मेंबर मिलकर क्या करते हैं, सबका हेड पॉलिटिकली हेड बना देते हैं। अब आते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जिला परिषद का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है डीएम। कौन होता है, डीएम। डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यपालिका हेड होता है किसका, जिला परिषद का। वहीं पे जो पंचायत समिति है, जो ब्लॉक लेवल पे है, ब्लॉक लेवल का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, इस स्तर का भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, ये होता है बीडीओ। कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और वहीं पे ग्राम पंचायत का जो कार्यपालिका अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, सचिव। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। उसको कहा जाता है सेक्रेटरी, उसको कहते हैं सचिव। ये जो अभी पंचायत जो एक तो सीरीज आया था, आप देखते हो, वो होता है जिसको बोलता है सचिव जी जा रहे हैं, तो सचिव मतलब जो ग्राम पंचायत का कार्यपालिका होता है। और ये सारे जितने भी हैं ये पढ़े लिखे होते हैं, चुनाव के माध्यम से नहीं आते हैं, ये एग्जाम देकर क्या करते हैं, यहां पर आते हैं। तो ये समझ में आया, मेंबर समझ में आया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक तो यहाँ पे इतना सारा कुछ हुआ, अब आ रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन हम बता दिए। अब एक आ रहा है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी जितने भी मेंबर यहाँ पे आते हैं, ये छठा इसका फीचर्स क्या है, क्वालिफिकेशन। यानी ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये जो तीनों स्तर का जो जिला परिषद है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है, इसका चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति का क्या क्या मतलब योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसका उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 18 के अबव होना चाहिए, 18 इयर्स। समझ में आया। अच्छा, वोट देने का उम्र जो है, पंचायत में वोट देने का उम्र 18 साल है, लेकिन पंचायत या तीनों स्तर का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए, 21 साल। कितना उम्र चाहिए, 21 साल। यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का सदस्य बनकर खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ये क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के बाद और क्या है, क्वालिफिकेशन के बाद ये है कि भैया सोर्सेस क्या है, यानी ये जो पंचायत बना, पंचायत तीनों स्तर पे बना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये काम करने के लिए तो हमें फंड चाहिए। तो इनको फंड कहाँ से मिलता है, तो देखो ग्राम पंचायत और पंचायत सिस्टम को और पंचायत को कहाँ से फंड मिलता है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो राज्य सरकार है उससे पैसा मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। और तीसरा बात क्या है, ये खुद ही क्या करता है, टोल टैक्स और फीस क्या करता है, वसूलता है। फेयर से बहुत सारा मेला लगता है तो उससे पैसा उन लोग को मिलता है। रोड टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, ये सब ये लोग क्या करते हैं, उस एरिया में जितने आते हैं, रोड आए, घर आए, ये सब के ऊपर वो टैक्स लगाकर पैसा कमाते हैं। और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से राज्य मतलब उस गांव का क्या करते हैं, विकास करने का काम करते हैं। अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। जो जिला परिषद होता है, जो जिला परिषद होता है वो एक सुपरवाइजरी बॉडी होता है, जो क्या करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है पूरे पंचायत व्यवस्था में। जो तीनों जो टायर है, उस टायर का जो हेड होता है वो कौन होता है, जिला परिषद। जिला परिषद सुपरवाइजरी काम करता है, देख रेख का, एडवाइस देता है, ऐसा करो वैसा करो, प्लानिंग बनाता है कि कैसे कैसे हम लोग को गांव का विकास करना है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटर, यानी बाकी दो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के से कोऑर्डिनेट करके क्या करता है, गांव का विकास करने में सहायता करता है। इसको आप सुपरवाइजरी, एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भी कह सकते हो। उसके बाद बात आता है पंचायत समिति। ये जो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम करता है, इसका काम होता है क्या करना, डेवलपमेंट करना। इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव,
ऑफिसर होता है, यानी एग्जीक्यूटिव काम होता है, सारा इंप्लीमेंट करना, सारा जितना भी प्लान बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना, सारा एग्जीक्यूटिव काम कौन करता है? ब्लॉक लेवल पे बीडीओ करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत ताकतवर ऑफिसर होता है पूरे गांव में। वही सब जब तक सारा कुछ पास ना कर दे तब तक कुछ नया चीज नहीं लगेगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी पंचायत समिति जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है पंचायती व्यवस्था का, जो कहीं पे कोई नया चीज होने के लिए अप्रूवल देता है। वहीं पे ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल पे और सबसे गांव स्तर पे काम करता है। इसका काम होता है जो ऊपर से कहा गया, जो वीडियो के द्वारा कहा गया ये लगेगा तो उस जगह पे जाना और वहां के अधिकारियों को ले जाना कि यहाँ पे लगेगा। समझ में आया? इस तरीके से ये हम लोग पूरा पंचायती व्यवस्था को पढ़े। अब लास्ट में आता है कि पंचायत का काम क्या क्या होता है, तीनों स्तर का काम क्या क्या होता है। तो देखो 243G आर्टिकल में बताया गया है कि पंचायत के तीनों स्तर है, तीनों का 29 काम होता है। जैसे वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चरल लैंड ठीक ठाक करना, दूसरा बात है इरिगेशन, सिंचाई का सुविधा करवाना, पशुपालन के लिए आवश्यक चारा का प्रबंध करवाना, और काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये तमाम तरीके का काम क्या होता है, ये पंचायत का होता है। 29 तो काम करना, सैनिटाइजेशन करवाना, ये तमाम जो काम होता है, कचरा वगैरह देखरेख करना, स्कूल वगैरह का जो है देखरेख करना, छोटा छोटा हेल्थ कैंप लगाना जिससे गांव के जो भी समस्या है उसको डील किया जा सके। तो ये तमाम काम जो है पंचायती व्यवस्था के तहत क्या होता है हमारे देश में होता है। तो ये हम आपको पूरा बताएं कि हमारे देश में जो पंचायत राज सिस्टम है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। और जो है वेस्ट बंगाल का बात किया जाए तो इस एक्ट के आने के बाद ये एक्ट सभी को कहा गया कि जो कंपलसरी बात कहा गया है इस एक्ट में, वो सभी स्टेट को उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में क्या करना पड़ेगा, पंचायत राज व्यवस्था को शुरू करना पड़ेगा। हालांकि जो पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, यानी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको अपने अपने राज्य में लागू करे या ना करे। लेकिन जब भी ये लागू करेगा, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जैसे स्ट्रक्चर बताया गया है उसी स्ट्रक्चर के तहत आपको अपने देश में मतलब राज्य में लागू करना पड़ेगा। सो आप लोग बताना ये वीडियो कैसा रहा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और जो है आप लोग और किस पे वीडियो बनाना चाहते हो और किस पे जो है आप लोग वीडियो देखना चाहते हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए और आपका एचएस एग्जाम जो है बहुत अच्छा। थैंक यू।